हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल नेक्स्ट सेवन नॉलेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हमारा टॉपिक है स्थिर वैद्युत, और स्थिर वैद्युत के बारे में हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं हमने अपना पहला वीडियो अपलोड कर दिया फिजिक्स का। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। फिजिक्स पे हमारा टॉपिक है स्थिर वैद्युत। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं। पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित होती है उसे स्थिर वैद्युत कहते हैं। स्थिर वैद्युत में आवेश स्थिर होता है। चलिए, पदार्थों को परस्पर जब हम रगड़ते हैं तो उसमें कुछ आवेश उत्पन्न हो जाता है। आपने देखा होगा बचपन में कभी भी कि जब आप अपने पैन को बालों से रगड़ते थे तो उसमें एक आवेश उत्पन्न हो जाता था, और उसे जब आप कागज के छोटे टुकड़ों के पास ले जाते थे तो उस पर कागज चिपकने लगता था। इसी प्रकार की प्रक्रिया इसमें भी होती है। पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर आवेश मात्रा संचित हो जाती है, और इसे ही हम स्थिर वैद्युत कहते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश स्थिर रहता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या क्या है, चलिए देखते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो प्रकार के आवेश को धनात्मक और आवेश व ऋणात्मक आवेश का नाम दिया है। समान प्रकार के अर्थात धन या ऋण ऋण आवेश परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं। वस्तुओं को आवेशन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। वस्तुओं का जो आवेशन होता है, जिसमें आवेश उत्पन्न की प्रक्रिया आवेशन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण होने के कारण होती है। यहाँ पर कांच की ट्यूब दी गई है, ग्लास रॉड है। उसे जब सिल्क के क्लॉथ से मतलब घिसा जाता है, रगड़ा जाता है, तो उस सिल्क के क्लॉथ में जो होता है वो माइनस चार्ज आ जाते हैं, और इस ग्लास जो है रॉड की, इस पे प्लस चार्जेस आ जाते हैं। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे रोआ, फलानील, चमड़ा, मोम हो गया, कांच हो गया, कागज, रेशम, मानव शरीर, लकड़ी, अंबर, धातु, रबर, रेजिन, गंधक, एबोनाइट और गाटा पार्चा। इन्हीं में आवेश उत्पन्न होता है। ये उदाहरण है कुछ जिसमें आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, चालक की इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को उसके आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। और चालक का पृष्ठ घनत्व चालक के आकार एवं चालक के समीप स्थित अन्य चालक का विद्युतीय रोधी पदार्थों पर निर्भर करता है। पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक चालक के नुकीले भाग पर होता है, क्योंकि नुकीले भाग का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। तो यहाँ पर ये देखते हैं, चालक का इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की जो मात्रा होती है, मतलब चालक का जो इकाई क्षेत्रफल बोले तो हम यूनिटी एरिया जो होता है उस पर जो आवेश की मात्रा होती है उस पर आवेश को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आवेश का जो पृष्ठ घनत्व कहलाता है। और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि हमारे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहे। चलिए देखते हैं चालक क्या कहलाता है। डेफिनेशन देखते हैं चालक की क्या होती है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उन्हें चालक कहते हैं। जो भी धातु होती हैं, कंडक्टर्स होते हैं, जैसे विद्युत की आवेश जो होता है वो अगर प्रवाहित किया जा सकता है तो उसे हम चालक कहते हैं। उदाहरण के लिए चांदी हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया आदि। चांदी जो होता है वो विद्युत का सबसे अधिक चालक करता है, तो यह एक आदर्श चालक माना जाता है। चांदी सबसे अच्छा चालक है। दूसरा स्थान किसका है? तांबे का है दूसरा स्थान। और अब बात करेंगे अचालक, जिसे हम कुचालक भी कहते हैं। नॉन कंडक्टर्स, जिन पदार्थों से होकर आवेश प्रवाहित नहीं होता उन्हें अचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गई, रबर हो गया, कागज हो गया, इनसे आवेश जो होता है प्रवाहित नहीं हो सकता है, इसे इन्हें नॉन कंडक्टर्स कहते हैं। आगे हम देखेंगे कूलाम्स लॉ। कूलाम का नियम क्या कहते हैं? दो स्थिर विद्युत आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणन के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। एक बार और देखते हैं। दो स्थिर विद्युत आवेश
के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होता है या प्रतिकर्षण बल, दो भी चीजों के हैं जो कि आवेशित हैं, तो उनकी मात्रा जो आवेशों की मात्राओं का जो गुणनफल है, आप Q1 Q2 मान सकते हैं, Q1 Q2 मान लीजिए उसके आवेश, तो उसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, उनकी जो दूरी होता है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसका, स्क्वायर का, और इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। विद्युत क्षेत्र के बारे में देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी आवेश या आवेशित वस्तुओं के चारों ओर का स्थान जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यदि कोई यहाँ पर पदार्थ रखा हुआ है और यदि उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वह कहाँ तक होगी, जहां तक इसके प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है, वह उसका विद्युतीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो विद्युतीय क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश पर क्रियाशील बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश पर क्रियाशील बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। खोखले चालक के विद्युतीय क्षेत्र, किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। यदि ऐसे चालक को आवेशित किया जाए तो संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई भी ऐसा पदार्थ है जो अंदर से खोखला है, कुछ इस तरह से, यदि हम इसमें आवेश को क्या करते हैं, आवेश की मात्रा को इसमें संचित करते हैं, तो आवेश जो होगा इसके चारों ओर संचित हो जाएगा, पर इसके अंदर पर आवेश शून्य ही रहेगा। अतः खोखला गोला एक विद्युतीय परिरक्षक का कार्य करता है। यही कारण है कि यदि किसी कार पर तड़ित विद्युत गिर जाए तो कार के अंदर बैठे व्यक्ति पूर्ण सुरक्षित रहता है, तड़ित से प्राप्त विद्युत आवेश कार की बाहरी सतह पर ही रहता है। विद्युत विभव की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव किसी धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य यदि W है एवं आवेश की मात्रा जो है वो है Q, मान सकते हैं Q नॉट के है, तो इसके अनुपात को इस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। अर्थात धनात्मक आवेश को अनंत से किसी भी बिंदु तक लाने के लिए यदि W कार्य करना पड़ता है और आवेश का मान Q है, तो इसका जो रेशो होगा W/Q, इसे ही हम क्या बोलेंगे, विद्युत विभव। और विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यह एक अदिश राशि है। विभवांतर की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक कूलम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी वोल्ट ही होता है और यह एक अदिश राशि है। विद्युत धारिता की बात करें तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, किसी चालक की धारिता C है, चालक को दिए गए आवेश यदि Q है तथा उसके कारण चालक के विभव में होने वाला परिवर्तन V है, तो इसके अनुपात को क्या कहते हैं, अनुपात को, रेशो को कहते हैं विद्युत धारिता। और इसका SI मात्रा क्या है, फैराडे विद्युत धारिता का। किसी चालक की धारिता C है, चालक को दिए गए आवेश की मात्रा Q है तथा उसके कारण चालक में उत्पन्न होने वाला विभव में V है, तो इसके अनुपात को ही विद्युत धारिता कहेंगे और इसका SI मात्रा क्या है, फैराड है। अब चलिए इस टॉपिक में हम देख लेते हैं पर विद्युत सेल के बारे में। विद्युत सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्राथमिक सेल होता है एक हमारा, और दूसरा हमारा होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और एक बार प्रयोग कर लेने के बाद यह बेकार हो जाता है, जो कि हम बैटरी के सेल, मतलब सेल जो होते हैं जो टॉर्च में यूज किए जाते हैं या घड़ी में जो सेल यूज किए जाते हैं, वही प्राथमिक सेल का एक उदाहरण है। प्राथमिक सेल में जो होता है रासायनिक ऊर्जा होती है सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है और इसे उपयोग करने के पश्चात यह वेस्ट हो जाता है, इसे दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता और इसे चार्ज नहीं किया जा सकता। वोल्टेज सेल, लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल, सुस सेल प्राथमिक सेल के ही उदाहरण हैं। और द्वितीयक सेल की बात करें तो द्वितीयक सेल क्या होता है, तो जो द्वितीयक सेल है तो होता है हमारा
द्वितीयक सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अर्थात इसमें कुछ इस तरह से प्रोसेस होती रहती है। पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और फिर यही रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। इसके कारण द्वितीयक सेल को एक बार डिस्चार्ज होने के बाद इसे बार बार चार्ज करके उपयोग किया जा सकता है। आविष्कार कर इसे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। वोल्टेज सेल है इसका उदाहरण। वोल्टेज सेल का क्या है, का आविष्कार 1799 ईस्वी में प्रोफेसर एडी जांडो वोल्टा ने किया था। इसमें जस्ते की छड़ कैथोड के रूप में एवं तांबे की छड़ जो होती है वो एनोड की जस्ते की छड़ जो होती है वो कैथोड, और जो इसकी छड़ होती है किसकी, कॉपर की होती है, वो एनोड का कार्य करती है। इसमें प्लस चार्ज होता है, इसमें माइनस चार्ज होता है। छड़ों को कांच के बर्तन में रखे सल्फ्यूरिक अम्ल में रखा जाता है। छड़ों को कांच के बर्तन में रखे सल्फ्यूरिक अम्ल में रखा जाता है। लेक्लांसी सेल में एनोड के रूप में कार्बन की छड़ एवं कैथोड के रूप में जस्ते की छड़ कार्य करती है। इन छड़ों को कांच के बर्तन में रखे अमोनियम क्लोराइड में रखा जाता है। लेक्लांसी सेल क्या होता है, लेक्लांसी सेल में एनोड के रूप में प्रयुक्त कार्बन की छड़ डाइऑक्साइड व कार्बन का मिश्रण के बीच रखी जाती है। और मैग्नीज लेक्लांसी सेल के विद्युत वाहक बल यानी विभव का लगभग 1.5 वोल्ट होता है। मैग्नीज लेक्लांस सेल का विद्युत वाहक बल यानी विभव लगभग 1.5 वोल्ट होता है। लेक्लांसी सेल का प्रयोग वहां किया जाता है जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, जैसे विद्युत घंटी हो गया, टेलीफोन हो गया आदि। शुष्क सेल जस्ते के बर्तन में मैग्नीज डाइऑक्साइड इसमें होता है, आदि में होता है। और बात करेंगे यदि शुष्क सेल की, शुष्क सेल में जस्ते के बर्तन में मैग्नीज डाइऑक्साइड, किसमें, जस्ते के बर्तन में मैग्नीज डाइऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड एवं कार्बन का मिश्रण भरा रहता है। इस मिश्रण के बीच में कार्बन की एक छड़ रखी होती है। इसमें कार्बन की छड़ एनोड के रूप में एवं जस्ते की बर्तन की कैथोड के रूप में कार्य करती है। क्या, कार्बन की छड़ एनोड के रूप में और जस्ते की बर्तन जो होता है कैथोड के रूप में कार्य करता है। इसमें सेल का जो विभव होता है वो भी 1.5 वोल्ट होता है। तो स्थिर वैद्युत से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थॉट्स थे, टॉपिक्स जो बन सकते थे, वो सभी हमने इसमें डिस्कस किया है। अब इस टॉपिक से यदि कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से होगा क्या, मेरे आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियोस आप देख सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।